हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। तो दोस्तों, आपको पता है कि एसएससी या एनटीपीसी जैसे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान के इस अनुच्छेद में क्या है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। तो इन इम्पोर्टेंट आर्टिकल को हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको ये लंबे समय तक याद रहे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ऐप पर एसएससी इनग्रेव नाम से चैनल को सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि डेली लाइव क्लास हुआ, तो इसमें लाइव क्लास लेते हुए अपने एजुकेटर के साथ डिस्कशन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव टेस्ट आपको देने को मिलेगा। इसमें आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं, किस स्तर की तैयारी आपकी होती जा रही है, ये आपको पता चलता रहेगा। और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम का कंप्लीट कोर्स आपको उसी के सिलेबस के हिसाब से मिल जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई लेक्चर आप एक ही बार देख सकते हैं, आपके लिए कोई लिमिट नहीं है, आप कोई भी लेक्चर कितनी बार देख सकते हैं। और किसी भी टॉपिक के लेक्चर को आप कई सारे, और यदि आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, और जिस भी एग्जाम के कोर्स को आप खरीदना चाहते हैं सेलेक्ट करके खरीद सकते हैं। जैसे कि आपको यदि एसएससी का कोर्स खरीदना है तो एसएससी के कोर्स के लिए आपकी 12 मंथ की फीस होगी 6,000 रुपये। लेकिन अगर इसमें आप मेरा SHM कोड यूज करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और उसके बाद आपकी फीस हो जाएगी 5,400 रुपये। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको यूज करना होगा मेरा SHM कोड यूज, ठीक है। और यदि आपका टारगेट लंबा है, 12 मंथ का टारगेट है, तो 12 मंथ के लिए आपकी फीस होगी 7,200 रुपये। इसमें भी अगर आप SHM कोड यूज करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और उसके बाद आपकी फीस हो जाएगी 6,480 रुपये, मतलब 270 रुपये केवल पर मंथ, ठीक है। इस प्रकार से आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। आज के इस लेक्चर में हमें देखना है संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों को। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भाग 1, 3, 4 और 4 का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको तो हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। भाग 3 में तो दिया गया है मूल अधिकार के बारे में, तो ये तो देखिए हमें इसके तो सभी अनुच्छेदों को याद करना है। भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चंस तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये तो हमको पूरा डिटेल में पढ़ना है। इसके सारे अनुच्छेद हमको याद करने हैं। भाग 4 में दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके भी लगभग सारे अनुच्छेदों को हमें याद करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी। और भाग 4 का में दिया गया है मौलिक कर्तव्य, इसमें एक ही अनुच्छेद है 51 का, ठीक है। ये अनुच्छेद बाद में जोड़ा गया था, मतलब ये भाग ही बाद में जोड़ा गया था। तो इनको तो देखिए हमें डिटेल में पढ़ना है, तो बाद में हम किसी लेक्चर में इनको हम डिटेल में देखेंगे एक एक करके। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रमुख रूप से भाग 5 और 6 को। भाग 5 में दिया गया है संघ के बारे में, और भाग 6 में दिया गया है राज्य के बारे में, ठीक है। भाग 5 में संघ दिया गया है, भाग 6 में राज्य दिया गया है। तो भाग 5 में जो अनुच्छेद दिए गए हैं वो 52 से 151 तक दिए गए हैं, मतलब पूरे 100 अनुच्छेद हैं, ठीक है। तो हमें स्टार्ट करना है अनुच्छेद 52 से। जो प्रमुख आर्टिकल हैं उनको ही हम देखेंगे, इसमें सभी अनुच्छेदों को नहीं देखेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको ही देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल 52 से। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति के अनुच्छेद 52 से हम और कितने आर्टिकल याद कर लेते हैं, यहाँ पर पहले हम उनको देख लेते हैं। देखिए राष्ट्रपति का आर्टिकल जो है, अनुच्छेद जो है वो है 52। अगर हम 52 में 11 ऐड कर देते हैं, यहाँ पर अगर हम 11 ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है 63। तो 63 में दिया गया है उपराष्ट्रपति के बारे में। देखिए यहाँ 52 में राष्ट्रपति दिया था, 11 ऐड करने पर हो गया ये 63, तो यहाँ पर दिया गया है उपराष्ट्रपति के बारे में। अगर हम इसमें दोबारा 11 ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है 74। तो 74 में दिया गया है प्राइम मिनिस्टर के बारे में, मतलब प्रधानमंत्री के बारे में। तो इसमें लिखा है 74 में कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान या प्रमुख प्रधानमंत्री होगा या प्राइम मिनिस्टर होगा। तो इस तरीके से 74 में प्रधानमंत्री के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में देख लिया है। अब यहाँ पर हम 11 ऐड कर रहे थे। अब अगर हम राष्ट्रपति के अनुच्छेद 52 में 101 ऐड कर देते हैं, यहाँ पर 1 ऐड कर रहे थे, अगर हम सीधे इसमें 101 ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है 153। यहाँ पर आप देख सकते हैं 153।
तो जिस प्रकार से केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार से राज्य के स्तर पर राज्यपाल होता है, ये हमको याद होना चाहिए। तो राज्यपाल का जो अनुच्छेद है वो है 153। ठीक है, अब देखिए जो बाकी के अनुच्छेद हैं अब उनको हम एक ओर से देखते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था 52 में राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है, इनको एक बार मैं मिटा देता हूं। तो देखिए भाग 5 में जो पहला आर्टिकल है 52, इसमें राष्ट्रपति के बारे में दिया गया था। अब इसके बाद 53 में दिया गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये लिखा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो ये आर्टिकल 53 में है, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। अब देखिए इसी के बाद है 54 में दिया गया है निर्वाचन। इस 54 में दिया गया है निर्वाचन के बारे में। तो ये राष्ट्रपति के अनुच्छेद हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ किसके निर्वाचन की बात चल रही है, यह है राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो देखिए हम इसको कैसे याद करेंगे, 54 निर्वाचन, यहाँ पर भी चन आ रहा है, इस प्रकार से इन शब्दों को आप पकड़ सकते हैं, 54 निर्वाचन। तो ये हमको इस तरीके से अगर हम इनको याद करते हैं तो ये लंबे समय तक याद रहेंगे। तो 54 में दिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब इसके बाद देखिए 55 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, 55 में दी गई है रीति। ये कौन सी रीति दी गई है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, मतलब किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी निर्वाचन में, तो ये दिया गया है 55 में रीति में। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमको याद होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद आता है 61, आर्टिकल 61, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम इंपॉर्टेंट लिख ही देते हैं क्योंकि देखिए इसमें दिया गया है महाभियोग। अब महाभियोग होता क्या है, आपको पता है कि राष्ट्रपति को इतनी आसानी से तो नहीं हटाया जा सकता अपने पद से, लेकिन अगर राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण होता है तो उस स्थिति में महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो वही महाभियोग दिया गया है आर्टिकल 61 में, ये हमको याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महाभियोग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो महाभियोग के बारे में किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 61 में, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद देखिए आता है आर्टिकल 72। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, 72 में दिया गया है क्षमादान। तो उसको याद इस तरीके से करना है, इस तरीके से हमें सोचना है कि राष्ट्रपति, यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति होती है, और ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम कैसे याद करेंगे कि देखिए राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के द्वारा कुछ बेहतर करता है, और वो बेहतर क्या करता है, क्षमादान। तो देखिए क्षमादान तो होता ही है बेहतर, तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं और हमें ये आसानी से याद रहेगा लंबे समय तक। राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के द्वारा कुछ बेहतर काम करता है, और वो बेहतर काम क्या होता है, क्षमादान। तो क्षमादान कई प्रकार का होता है, जैसे कि देखिए अगर किसी को फांसी की सजा सुनाई गई है तो फांसी की सजा को कम करके कठोर कारावास में बदल देना, या फिर किसी दूसरी सजा को पूर्ण रूप से माफ कर देना। तो इस प्रकार के क्षमादान आते हैं आर्टिकल 72 में। ये राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 72 के द्वारा राष्ट्रपति कुछ बेहतर काम करता है, वो होता है क्षमादान। तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति दी गई है आर्टिकल 72 में। अब मैं उम्मीद करता हूँ आर्टिकल 72 आपको लंबे समय तक आसानी से याद रहेगा। अब इसके बाद देखिए आते हैं 108 में, इसको हम कैसे याद करेंगे, आपको यहाँ पर 8 को पकड़ना है, ठीक है, 108 में 8 को पकड़ना है। 108 में दिया गया है बैठक, 8 बैठक, ठीक है। तो ये किस बैठक की बात चल रही है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। देखिए अगर कोई विधेयक पारित होता है तो विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में अगर कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है लोकसभा और राज्यसभा की। इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, ये भी हमको पता होना चाहिए, अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है, जब किसी बिल को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में विवाद हो जाता है, विवाद की स्थिति हो जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष या फिर स्पीकर, ठीक है। अब देखिए दो स्थिति ऐसी होती हैं कि उन कंडीशंस में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। अगर धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक की अगर बात चल रही होगी, इन दोनों विधेयकों की बात चल रही होगी, अगर धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को लेकर लोकसभा या राज्यसभा में कोई विवाद हो जाता है तो उसके लिए देखिए संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते,
ठीक है, ये दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है। इन दोनों के लिए संयुक्त बैठक को नहीं बुलाया जा सकता, संयुक्त बैठक नहीं की जा सकती। तो ये आर्टिकल आपको याद हो गया होगा। 108 में दिया गया है बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अब इसके बाद देखिए 110 में दिया गया है धन विधेयक। 110 में दिया गया है धन विधेयक, इसको हम कैसे याद करेंगे? 10 धन, 10 धन। अभी आपको आगे पता चलेगा। यहाँ पर देखिए 112 में दिया गया है बजट, 12 बजट, 10 धन। इस प्रकार से आप इन दोनों आर्टिकल में जो कन्फ्यूजन है वो खत्म कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 110 में धन विधेयक है, 112 में बजट, मतलब वित्तीय विवरण। दोनों नाम से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, वित्तीय विवरण या फिर बजट, आपको याद रखना है। ठीक है, तो 110 में दिया गया है धन विधेयक और 112 में दिया गया है वित्तीय विवरण। अब इसके बाद आते हैं 123 में। 123 में दिया गया है अध्यादेश, 123 अध्यादेश, 123 अध्यादेश। इस प्रकार से कई बार पढ़कर आपको ये लंबे समय तक आसानी से याद रहेगा। 123 में दिया गया है अध्यादेश। अब ये अध्यादेश होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। 123 में आपको अध्यादेश याद रखना है। तो ये एक प्रकार का बिल ही होता है। देखिए, जब कोई बिल संसद में पारित होता है तो उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसे कि कोई बिल पहले पेश कहाँ किया जाता है? लोकसभा या राज्यसभा में, दोनों में कहीं भी पेश किया जा सकता है। मान लीजिए कि लोकसभा में पेश किया गया, उसके बाद वो राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। इस प्रकार से ये लंबा समय लग जाता है। तो अगर कोई ऐसा मुद्दा है जिसमें कि तत्काल प्रभाव से कानून लागू करने की आवश्यकता है तो राष्ट्रपति के द्वारा तत्काल अध्यादेश जारी कर दिया जाता है और वो तभी से शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि अगर कोई ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर तत्काल प्रभाव से कानून लागू करने की जरूरत है तो राष्ट्रपति के द्वारा उसी समय अध्यादेश जारी कर दिया जाता है और वो नियम लागू हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है अध्यादेश। अध्यादेश किस में दिया गया है? 123 में। ये हमको याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में ये भी। अब इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर 124 में दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया है 124 में। ये भी काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता रहता है। 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया है, ये हमको याद रखना है। अभी आगे हम हाई कोर्ट के बारे में दिया गया है 214 में, उसको भी हम देखेंगे। तो ये केंद्र के स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट जो दिया गया है वो 124 में दिया गया है। अब इसके बाद देखिए 143 आर्टिकल जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये राष्ट्रपति की शक्ति होती है। राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की शक्ति के लिए जो अनुच्छेद है वो है 143। देखिए, राष्ट्रपति अगर किसी विषय को लेकर परामर्श या सलाह लेना चाहता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श या सलाह ले सकता है। ये शक्ति राष्ट्रपति की 143 में दी गई है। तो इसके बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं, जो सलाह या परामर्श राष्ट्रपति के द्वारा ली जाएगी वो उसके लिए बाध्यकारी नहीं होगी। राष्ट्रपति की मर्जी है वो सलाह को माने या ना माने। ठीक है, तो 143 में राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से परामर्श या सलाह लेने की शक्ति दी गई है 143 में। अब हम देखते हैं आगे। देखिए, यहाँ पर राष्ट्रपति का अनुच्छेद था 52, 11 ऐड करने के बाद यहाँ पर यह आ गया था 63। तो 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में दिया गया है। यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट बात मैं और बता देता हूँ आपको, जो इनका वरीयता क्रम है वो भी इसी प्रकार से है। जो जिस प्रकार से हमने इनको याद किया है ट्रिक से, उसी प्रकार से है। यहाँ राष्ट्रपति के अनुच्छेद में हमने 11 जोड़ा था तो उपराष्ट्रपति आ गया था। तो वरीयता क्रम में सबसे पहले नंबर पर आता है राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर 11 ऐड किया था तो आ गया था ये प्रधानमंत्री का अनुच्छेद, पीएम का अनुच्छेद 74। तो देखिए उसके बाद आता है पीएम, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री आता है। इनका वरीयता क्रम भी हमको याद रखना है। उसके बाद आता है राज्यपाल। हमने लास्ट में इनमें राज्यपाल देखा था। तो पहले नंबर पर राष्ट्रपति, दूसरे पर उपराष्ट्रपति, तीसरे पर प्रधानमंत्री, ये इनका वरीयता क्रम है, और चौथे पर राज्यपाल। ठीक है, तो हम यहाँ पर थे 63 पर। 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में दिया गया है। तो इसी के बाद देखिए एक आर्टिकल और आपको याद रखना है 64। 64 में दिया गया है कि यही जो उपराष्ट्रपति होगा वही जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति, ये भी आपको याद रखना है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा, वो सभापति होना ही होना है। ठीक है, तो ये दिया गया है 64 में। 63, 64 ये दोनों आर्टिकल आपको याद रखने हैं यहाँ पर। तो उपराष्ट्रपति के बारे में बस यही आपको याद रखना है, इन दोनों आर्टिकल के बारे में। अब यहाँ पर देखिए उपराष्ट्रपति के आर्टिकल 63 में हमने 11 जोड़ा था, हो गया था ये 74।
74 में दिया गया है मंत्री परिषद। मतलब इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, पीएम होगा, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर तो सभी मंत्रियों और प्रधानमंत्री की बात कही गई है। अब देखिए आर्टिकल 75 में क्या दिया गया है। ये मंत्री परिषद में जो मंत्री होते हैं सभी प्रधानमंत्री सहित, इनकी नियुक्ति की बात की गई है आर्टिकल 75 में। तो 75 में दिया गया है नियुक्ति। अब इनकी नियुक्ति होती किस प्रकार से है, तो देखिए राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति सबसे पहले जो बहुमत दल का नेता होता है उसको पीएम नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि सभी मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री सहित राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो अन्य मंत्री होते हैं मंत्री परिषद के, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री की सलाह पर। आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो 75 में हमने देखा नियुक्ति। अब इसके बाद देखिए ये आर्टिकल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 76। तो इसके बारे में भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। 76 में दिया गया है महान्यायवादी, मतलब अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता क्या है, देखिए ये देश का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है या कानूनी अधिकारी होता है, ये हमको याद रखना है। सर्वोच्च विधिक अधिकारी देश का कौन होता है, महान्यायवादी। तो ये सभी कानूनी मामलों में सरकार की सहायता करने के लिए जिम्मेदार होता है, ये भी हमको याद रखना है। तो जिस प्रकार से अगर हम कोर्ट में कोई केस लड़ते हैं तो हम अपना वकील करते हैं, तो हमारा पक्ष जो रखता है कोर्ट में वो वकील रखता है हमारा, जो हम करते हैं। उसी प्रकार से सरकार का वकील होता है ये एक तरीके से महान्यायवादी, जो कोर्ट में सरकार का पक्ष रखता है, सरकार का पक्ष रखने के लिए जिम्मेदार होता है। और महान्यायवादी की नियुक्ति करता कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है महान्यायवादी की नियुक्ति। और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, कभी भी उसको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा महान्यायवादी 76 में, मतलब अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो देखिए हमें कन्फ्यूजन रहता है 76 में और यहाँ पर 148 में। 148 में दिया गया है कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये हमको इसकी फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए। कैग की फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो देखिए इन दोनों के कन्फ्यूजन को हम कैसे दूर करेंगे। यहाँ पर 2 अंक दिए गए हैं 7 और 6, और इंग्लिश में भी अटॉर्नी जनरल 2 लेटर हैं, ठीक है। और यहाँ पर 3 है, 3 अंक हैं 1, 4, 8, और यहाँ पर इंग्लिश के 3 लेटर दिए गए हैं CAG। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, और यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। तो इस प्रकार से हम अपना कन्फ्यूजन खत्म कर सकते हैं। मतलब 76 में दिया गया है अटॉर्नी जनरल और 148 में दिया गया है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये कैग होता क्या है, देखिए जो सरकार के पास धन आता है और फिर उसका जो खर्चा किया जाता है सरकार के द्वारा, तो उसका लेखा जोखा कैग के पास होता है। तो कैग ये देखता है कि सरकार के पास जो धन आया है क्या उसका सही प्रकार से खर्च हो रहा है, सही जगह खर्च किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, कहीं धन की बर्बादी तो नहीं हो रही है। तो ये सब कुछ कैग के द्वारा देखा जाता है, जो दिया गया है 148 में। तो ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये आर्टिकल रह गए हैं, इनको हमको क्रम से याद करना है। 79, 80 और 81, इनको हम कैसे याद करेंगे देखिए इनको याद करने के लिए हमको एक वर्ड याद करना है, एक शब्द याद रखना है, सरला, सरला, सरला। तो सा से हम याद करेंगे इसमें संसद, रा से हम याद करेंगे राज्यसभा, और ला से हम याद करेंगे लोकसभा। इन तीनों का क्रम हमें सरला से याद हो जाएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन रहता है कि 79, 80 और 81 में क्या क्या दिया गया है। तो कन्फ्यूजन हमें सरला शब्द से खत्म हो जाएगा, ये इसी क्रम में हमको याद रखना है। तो 79 में दिया गया है संसद, 80 में दिया गया है राज्यसभा, और 81 में दिया गया है लोकसभा। इनसे संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको तीनों आर्टिकल इसी क्रम में याद रखने हैं, 79, 80 और 81। इसके बाद देखिए हमने देखा था यहाँ पर राज्य के स्तर पर राज्यपाल। तो हम देख रहे थे देखिए पहले 52 में दिया गया है राष्ट्रपति के बारे में, 53 में क्या दिया गया था कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो यहाँ पर देखिए राज्यपाल के अनुच्छेद के बाद में क्या होना चाहिए, वहां संघ की कार्यपालिका शक्ति की बात चल रही थी, तो यहाँ पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, वहां राष्ट्रपति में निहित थी, और यहाँ पर
किस में निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। क्योंकि देखिए वही व्यवस्था जो केंद्र के स्तर पर थी राष्ट्रपति के बारे में, वही यहाँ पर राज्य के स्तर पर है राज्यपाल के बारे में। सभी कुछ सेम है। जो अंतर है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राज्यपाल में निहित होती है, ये हमने देख लिया है। अब इसके बाद देखिए 52 में यहाँ ये हो गया था, 53 में, और यहाँ 54 में क्या दिया गया था? 54 में दिया गया था निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो यहाँ पर 55 में क्या होना चाहिए? देखिए यहाँ पर इसके बाद 55 में क्या होना चाहिए? राज्यपाल का निर्वाचन तो होता नहीं है, इसकी क्या होती है? नियुक्ति, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। तो यहाँ क्या होगा? नियुक्ति के बारे में। तो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 155 में दिया गया है। तो यहाँ पर हमने 153, 154 और 155 देख लिए हैं। अब देखिए 153 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया गया है मुख्यमंत्री के बारे में। मतलब वही यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आर्टिकल 74 में दिया गया था केंद्र के स्तर पर, वही यहाँ पर 163 में दिया गया है राज्य के स्तर पर। ये हमको याद रहना चाहिए। तो इसमें लिखा है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा, जिसका प्रमुख या प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अब यहाँ पर 164 में इसके बाद क्या होना चाहिए? इन सभी मंत्रियों की मुख्यमंत्री सहित नियुक्ति। तो यहाँ पर दी गई है इनकी नियुक्ति। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में यहाँ 155 में दिया गया है, और सभी मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में मुख्यमंत्री सहित यहाँ दिया गया है 164 में। तो यहाँ पर इनकी नियुक्ति होती किस प्रकार है? देखिए जो बहुमत दल का नेता होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के तौर पर करता है। तो यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो जाती है, उसके बाद मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य सभी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मतलब हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि मंत्री परिषद में जो मंत्री होते हैं उन सभी की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वही जो केंद्र के स्तर पर था वही व्यवस्था यहाँ पर है राज्य के स्तर पर। तो यहाँ पर देखिए हमने इन सभी इंपोर्टेंट आर्टिकल को देख लिया है। तो ये 2 इंपोर्टेंट आर्टिकल और बचे हैं जिनको हमें देखना है। देखिए मैंने आपको बताया था 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में था, तो 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में था, और 214 में दिया गया है यहाँ पर उच्च न्यायालय के बारे में, मतलब हाई कोर्ट के बारे में। राज्य के स्तर पर हाई कोर्ट होते हैं और पूरे केंद्र के स्तर पर एक सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ 124 में सुप्रीम कोर्ट दिया गया है, तो 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट दिया गया है। अब इसके बाद देखिए आर्टिकल 226 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की मतलब हाई कोर्ट की जो शक्ति दी गई है वो दी गई है 226 में। अब कुछ रिट निकालने की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति किस में दी गई है? 32 में। देखिए मूल अधिकारों को हम बाद में डिटेल में देखेंगे, लेकिन उनमें एक अनुच्छेद आता है 32 भाग 3 में है। ये भाग 3 में जो अनुच्छेद 32 है इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, उसमें ही कुछ रिट निकालने की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति दी गई है। तो ये 32 और 226 आपको एक साथ ही याद रखने हैं। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उनको हमने आज के इस लेक्चर में देख ही लिया है, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होते रहेंगे। और कोर्स खरीदने के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीदते समय आप अगर मेरा SHAM कोड यूज करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स का लाभ उठा सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।